हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 23 है। यहाँ पर हम प्रदेश में उच्च शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्च शिक्षा की। तो आज़ादी से पहले हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए केवल 5 विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज़ादी के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में तेजी से विस्तार हुआ है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण और निर्देशन के लिए 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा शिक्षकों के चयन हेतु एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका गठन प्रयागराज में किया गया है। राज्य विद्यालयों, शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार के द्वारा सरस्वती और शिक्षक श्री सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु स्थापित जो आपके विभिन्न प्रकार के राजकीय और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं। राजकीय का मतलब क्या है कि राज्य सरकार के नियंत्रण में है, और केंद्रीय का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में है। तो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहले नंबर पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में हुई है। अगला है एएमयू, इसकी स्थापना 1920 में हुई है, लेकिन इसको केंद्रीय का दर्जा जो है 1975 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये 1989 में इसकी स्थापना हुई है और 1996 में इसको केंद्रीय का दर्जा दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये पहले राज्य के अधीन ही था, इसकी स्थापना 1887 में हुई है और 2005 से इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 से है स्थापित। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, ये 2017 में हुआ है। अब हम केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे जो कि हमारे प्रदेश में 4 हैं। उससे पहले आपके मन में डीम्ड विश्वविद्यालय को लेकर प्रश्न चल रहा होगा। आप में से कई लोगों ने डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सर्च किया हो। तो डीम्ड विश्वविद्यालय होता क्या है? देखिए, हायर एजुकेशन से संबद्ध कोई भी इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त किसी विशेष स्टडी एरिया में जो बहुत ऊंचे मानदंड या स्टैंडर्ड पर काम कर रहा हो, तो उसे यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसे इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की तरह माना जाएगा या फिर इसको घोषित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इसमें अंतर क्या है, यानी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटियों में और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटियां होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर चलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटियां होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर चलती हैं। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटियां जो होती हैं ये अपने आप चलती हैं। अपने आप से मतलब क्या है, अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाती हैं, चाहे उनमें एडमिशन देने का हो, उनकी परीक्षा प्रणाली जैसी भी हो रही हो उसका हो, तो ये खुद रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं। फीस स्ट्रक्चर वगैरह तय करने का हो, ये सब खुद तय करती हैं। हालांकि डीम्ड का जो कह सकते हैं दर्जा जो है वो स्टेट से छोटा ही होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी काफी विस्तृत होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी के अधीन कई सारे कॉलेज भी होते हैं। डीम्ड के अधीन ऐसा नहीं होता है। डीम्ड के अधीन केवल एक शिक्षण संस्थान के अंदर ही पूरी क्रियाएं संचालित होती हैं। तो प्रदेश में देख लेते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई है। केंद्रीय उच्च तिब्बतीय शिक्षा संस्थान, ये सारनाथ वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये झलवा प्रयागराज में है, सन 2000 में स्थापित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, इसकी स्थापना सन 2002 में की गई है। देखिए, प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों की सूची दी हुई है, यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में आपके यहाँ 19 हैं, यानी 19 आपके यहाँ राजकीय विश्वविद्यालय हैं। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई है, जैसे अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। तो आने वाले दिनों में उन विश्वविद्यालयों की सूची भी इसमें जुड़ जाएगी। हो सकता है तब ये संख्या और बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल में अभी आपके यहाँ 19 हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने नाम लिख दिए हैं, पढ़ना चाहें तो आप एक नज़र डाल सकते हैं। अब बात करें राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालयों की। एक तो आपका आगरा में है, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई है। अगला है भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा की, यानी टेक्निकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो राज्य में डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास के लिए
8 मई सन 2000 को लखनऊ में APJ अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश की सारी सरकारी निजी संस्थाएं या जो भी हैं, यानी सरकारी संस्थाएं हों या फिर निजी संस्थाएं हों, वो इसी से संबद्ध हैं, किसी विश्वविद्यालय के अधीन है। यानी कहने का मतलब क्या है, जितनी भी टेक्निकल कॉलेज वगैरह हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की टेक्निकल कॉलेज हो या फिर प्राइवेट टेक्निकल कॉलेज हो, वो सब इसी से संबद्ध हैं। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को सन 2013 में उच्चीकृत कर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और यह राज्य का दूसरा प्रावधिक विश्वविद्यालय है। कानपुर स्थित HBTI को 2016 में राज्य का तीसरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया गया है। कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT है और प्रयागराज में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। जुलाई 2008 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा दे दिया गया है। यानी वर्तमान में आपके प्रदेश में 2 IIT हैं, एक तो IIT कानपुर है और दूसरी IIT BHU है। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ISRO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को देश में अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ISRO ने अपना पहला नोडल सेंटर कहाँ बनाया है, IIT कानपुर में बनाया है। विकलांगों को प्रावधिक शिक्षा देने के लिए 1996-97 में कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना की गई है और यह एक डिप्लोमा स्तरीय संस्थान है। इसके अलावा राज्य व्यावसायिक एवं प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस समय कुल 1321 पॉलिटेक्निक संस्थाएं भी हैं। यानी हमारे प्रदेश में अभी कितनी पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, लगभग 1300 से ज़्यादा पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, जिसमें 147 जो है राज्य की हैं, 1155 स्ववित्त पोषित हैं अशासकीय यानी कि प्राइवेट कॉलेज हैं, और वहीं 19 जो है वो राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 300 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है ITI संचालित हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, पाठ्यक्रम विकास तथा परीक्षाओं के संपादन के लिए 1988 में व्यावसायिक परीक्षा परिषद का गठन किया गया है, जो कि एक स्ववित्त पोषित संस्था है। अब है कृषि शिक्षा। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉलेज दिए हुए हैं जो कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन से संबंधित हैं। एक है यहाँ पर सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो ये प्रयागराज के नैनी में स्थित है और इसकी स्थापना 1910 में ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम द्वारा की गई थी। कृषि में स्नातक डिग्री देने वाला यह उस समय का एशिया का पहला संस्थान था। सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। सन 2009 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसका नाम सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज कर दिया गया। दिसंबर 2016 से इसे राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यानी सन 2000 में से केवल डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी एक प्राइवेट कॉलेज था ये, और सन 2016 में इसको राज्य ने अपने अधीन लेकर राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। यानी सबसे पुराना आपका एग्रीकल्चरल का जो कह सकते हैं विश्वविद्यालय आपका ये वाला है, संस्थान ये वाला है। अब देखिए यहाँ पर राज्य के कृषि विश्वविद्यालय दिए हुए हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। एक तो आपका सैम हिगिनबॉटम है और बाद बाकी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये अयोध्या में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। इसके अलावा आपके यहाँ राज्य की चिकित्सा विश्वविद्यालय भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें एक तो आपका किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। इसके अलावा एक यहाँ पर ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है। तो 3 आपके यहाँ राज्य की चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं। अब देखिए अपने प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा का हाल जान लेते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए क्या क्या प्रगति की गई है। प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा हेतु वर्तमान में राज्य सरकार के 2 एलोपैथिक मेडिकल विश्वविद्यालय हैं और 5 एलोपैथिक स्वायत्त शासित संस्थान हैं। इसके अलावा 22 एलोपैथी मेडिकल कॉलेज भी हैं। राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के कुल 8 राजकीय कॉलेज हैं। राज्य में यूनानी पद्धति के 2 राजकीय कॉलेज लखनऊ और प्रयागराज में हैं। राज्य होम्योपैथी निदेशालय 1981 में स्थापित किया गया है
और इसके अंतर्गत कुल 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। और ये सभी जो कॉलेज हैं होम्योपैथी वाले, ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध हैं। अब हम बात कर लेते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की। तो ये इसकी स्थापना 1911 में की गई है और यहाँ बताया गया है कि 1911 में स्थापित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ को उच्चीकृत कर सन 2002 में विश्वविद्यालय इसको बना दिया गया है। वर्तमान में दंत संकाय यानी जो आपके डेंटल वगैरह है इसे सहित इसमें 46 विभाग हैं और राज्य के सभी जितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं या दंत कॉलेज हैं वो इसी के नियंत्रण में हैं। सन 2005 में सैफई इटावा में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान को सन 2016 में विश्वविद्यालय बना दिया गया है। इसके अलावा चिकित्सा में स्नातकोत्तर शिक्षा देने व चिकित्सकीय शोध हेतु 1983 में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की गई है। इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। 1999 से संस्थान हेल्थ केयर एवं डिस्टेंस एजुकेशन की दिशा में कार्य कर रहा है। और देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। सन 2006 में देश के पहले टेलीमेडिसिन स्कूल की स्थापना का श्रेय इसी संस्थान को जाए। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है? इंटरनेट के माध्यम से ये जो है किसी दूसरी जगह पर बैठे व्यक्ति को टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान करवाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और उसको डॉक्टरों से परामर्श चाहिए, तो इस तरह का परामर्श या ऑपरेशन संबंधी जो सलाह है वो सलाह इंटरनेट के जरिए दी जा सकती है। तो ऐसी सुविधा देने वाला ये आपका पहला संस्थान है। यह संस्थान देश का अकेला ऐसा संस्थान है जहां दिमागी बुखार पर गहन शोध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंसेफेलाइटिस की शुरुआत भी की गई है। अब हम स्वतंत्रता से पूर्व प्रदेश में प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। देखिए ये पोर्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है और खास करके शिक्षक भर्तियां जो आपके प्रदेश की होती हैं या एक दिवसीय एग्जाम जो होते हैं उनमें अक्सर इससे 1 या 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये पोर्शन अच्छे से तैयार करना है। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार था जो कि साप्ताहिक था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में शुरू किया था। इसके संपादक जो थे वो गोविंद रघुनाथ दत्ते थे। 1850 में वाराणसी से हिंदी एवं बांग्ला में सुधाकर, ये भी साप्ताहिक था, ये निकलना शुरू हुआ है। इसके संपादक तारामोहन मिश्र थे। 1852 में मुंशी सदाशिवलाल के संपादकत्व में आगरा से बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन शुरू हुआ। 1855 में आगरा से ही शिव नारायण के संपादकत्व में सर्व हितकारक नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन शुरू हुआ। देखिए किसने प्रकाशन शुरू किया है ये भी आपको याद रखना, इसका संपादक कौन है ये आपको याद रखना है। 1865 में बरेली से गुलाब शंकर के संपादकत्व में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार करती थी। यह भी इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न आपके पीसीएस और लोअर पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 15 अगस्त 1867 को बनारस से भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ करके हिंदी पत्रकारिता में एक नए युग का सूत्रपात किया है। ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा गया है क्योंकि ये भारतेंदु जी से जुड़ा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, और ये भी कई बार पूछा गया है। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन 1853 ईस्वी में कानपुर से आरंभ हुआ है और इसके संपादक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र थे। 1885 से हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया है। ये भी कई बार पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य की जानी मानी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन जनवरी 1900 में प्रयागराज से शुरू हुआ। प्रारंभ में इसका संपादन 5 लोगों की समिति के द्वारा किया गया है और 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा कर पूछा गया है कि सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो प्रयागराज से स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में कितने लोगों ने संपादन किया था? 5 लोगों ने की समिति ने किया था और आपको 4 राइटर के नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से किस राइटर ने इसका संपादन किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आपको याद रखना है। ये प्रश्न घुमा घुमा कर कई बार पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1909 में प्रयागराज से सुंदरलाल के संपादकत्व में कर्मयोगी का प्रकाशन किया गया। वाराणसी से इंदु पत्र का प्रकाशन अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा किया गया। 1910 में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकत्व में प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और प्रताप का कार्यालय जो है ये आंदोलनकारियों का अड्डा था
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है और लोअर पीसीएस में भी कई बार ये पूछा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने वाला पत्र स्वदेश 1919 से गोरखपुर में प्रकाशित हुआ है। आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन वाराणसी से 5 सितंबर 1920 को शुरू हुआ और इसके जन्मदाता शिव प्रसाद गुप्त और संपादक श्री प्रकाश थे। 1928 में मजदूर ये साप्ताहिक पत्र है और इसका कानपुर से प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया है। देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रताप का और मजदूर जो है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे गए हैं। 1928 में झांसी से कृष्ण गोपाल शर्मा के संपादकत्व में क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ है। 1928 में ही प्रयागराज के लीडर प्रेस से भारत, बलिया से बलिया गजट, उरई से लोकमत, इटावा से सुधाकर, मिर्जापुर से माधव, झांसी से धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन शुरू हुआ। 1930 में वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में हंस का प्रकाशन शुरू हुआ है। ये भी कई बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो कल्याण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली पत्रिका है। देखिए आपको ये वाला जो पोर्शन मैंने दिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई नाम तो ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 एग्जाम में पूछे गए हैं, आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ें और रिवाइज जरूर कर लें। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ दूंगा, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी पर इसको लिख भी सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, उनको अपनी कॉपी पर कहीं लिख लीजिए, जिससे कि बार बार उनको आप रिवाइज कर पाएं। अब हैं उर्दू की पत्र पत्रिकाएं। उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर हैं सी फेंग, तो इन्होंने 1840 में सरदल अखबार नाम से आगरा से ही प्रकाशित कराया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? सरदल अखबार है, जो कि आगरा से प्रकाशित हुआ था। लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार लालजी द्वारा प्रकाशित लखनऊ अखबार था। सूफीवाद, आध्यात्म पर अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले खलीक हसन निजामी ने 1931 में मेरठ से तौहीद निकालकर उर्दू पत्रकारिता में नया इतिहास जोड़ा है। मोहम्मद अशफाक हुसैन के संपादकत्व में 1918 में मुरादाबाद से प्रकाशित रहनुमा ने पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। अब देखिए ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, कई बार पूछा गया ये। लगभग 50 से भी अधिक वर्षों से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका नया दौर साहित्य की सेवा में समर्पित है। देखिए ये सूचना और जनसंपर्क विभाग की जो पत्रिका है, इसका नाम पूछा जाता है अक्सर, और ये आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो में जो भी तथ्य आपको दिए गए हैं, चाहे तो आप अपनी कॉपी पर शॉर्ट नोट्स बना लें, या फिर जब मैं पीडीएफ दूंगा तो इसको रिवाइज जरूर कर लें। यहाँ से अक्सर 1 या 2 प्रश्न आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।